से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। श्मशान घाट पर लाशों की लंबी कतार यहां दिखाई दी। घंटों इंतजार के बाद चिता जलाने का नंबर आ रहा है लोगों का। शमशान घाट पर दर्जन भर चिताएं कतार से जल रही हैं। बिजनौर के गंगा बैराज घाट का ये मामला है। शमशान घाट पर लाशों की लंबी कतार लगी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है और उसके बाद दाह संस्कार के लिए उनका नंबर आ रहा है। शमशान घाट पर दर्जन भर चिताएं कतार से जल रही हैं। एक एक करके दर्जन भर से ज्यादा चिताएं वहां पर जल रही हैं और बाकी के लोग आगे इंतजार कर रहे हैं। इतने ही लोग इंतजार में हैं अंत्येष्टि के लिए। शमशान घाट पर किस तरह से दर्जन भर से ज्यादा चिताएं एक साथ जल रही हैं और लगभग इतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। घंटों की वेटिंग है दाह संस्कार के लिए। बिजनौर से ये तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह यहां पर दाह संस्कार चल रहा है। नदी किनारे कहीं जगह नहीं है। इतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और एक के बाद एक शवों के आने का सिलसिला भी जारी है। लंबी वेटिंग है यहाँ पर, कई घंटों तक का इंतजार है। सरफराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज बताइएगा, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक एक करके दर्जन भर से ज्यादा चिताएं जल रही हैं, शवों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कितने घंटे की वेटिंग है यहाँ पर? बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार कोरोना महामारी के बाद से लगातार जो है बिजनौर जिले में जो मौतों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये बिजनौर गंगा बैराज घाट की तस्वीरें हैं जो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दर्जन भर से ज्यादा जो है शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साथ ही जो और अदर लाशें आ रही हैं वो भी कम से कम 5-5 घंटे के इंतजार के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार के लिए नंबर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए लगातार बिजनौर में जो है मौतों का सिलसिला जारी है। और जी आस्था, फिलहाल बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ का कोरोना आंकड़ा क्या कहता है? कितने एक्टिव केसेस अभी तक हैं और बीते 24 घंटों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? सरकारी आंकड़े की बात की जाए, देखिए अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2626 के आसपास जो है कल शाम तक का जो आंकड़ा था, जो एक्टिव केस कोरोना के पाए गए हैं। और साथ ही जो है और मौतों की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 87 के आसपास जो है अब तक कोरोना से लोगों की मौतें हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अलावा अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर बिजनौर में 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा जो है मौतें लगातार हो रही हैं। और गाँव और शहरों में लगातार जो है बुखार और खांसी का प्रकोप जारी है और लोग ऑक्सीजन और भारी दवा की अभाव के चलते जो है लगातार मौतें हो रही हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। जी आस्था, जानकारी के लिए शुक्रिया। आप स्थिति पर नजर बनाकर रखिए। तो बिजनौर में शमशान घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लंबी कतार है, वेटिंग है, दाह संस्कार हो रहा है। और अब बात बलिया की, जहां मुंडन संस्कार के लिए जुटी भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हजारों की संख्या में लोग गंगा के घाटों पर मुंडन संस्कार करने के लिए इकट्ठा हैं। यहां कोरोना के 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे नियम कहीं नजर नहीं आते। जमकर धज्जियां उसकी उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए मुंडन संस्कार के लिए कितने लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पताल फुल हैं और ऐसे में मुंडन संस्कार के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ना यहाँ किसी के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही इनको रोकने वाला कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसे कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे हम? ये देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मुंडन संस्कार के लिए आए हैं। बलिया की एक तस्वीर अपने आप में डरा रही है। जी, इसमें कल सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह से ही पुलिस की ड्यूटी लगी थी। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर ये वीडियो देखकर जानकारी की जा रही है किन स्थानों का ये वीडियो है और कहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से भी अपील है कि पुलिस की सहयोग करें कर्फ्यू के पालन में। और अब बात कन्नौज की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। यहां पिछले साल कोरोना वायरस से जंग के दौरान पीएम केयर फंड से जिले को 100 वेंटिलेटर्स मिले थे, जिसमें 90 राजकीय मेडिकल कॉलेज को और 10 जिला अस्पताल को बांटे गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वेंटिलेटर तो दे दिए गए, लेकिन इनका संचालन करने के वाले एक्सपर्ट जिले को आज तक नहीं मिले हैं। हालत यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब तबाही लेकर आई तो स्वास्थ्य महकमा भी जागा। आनन फानन में धूल खा रहे वेंटिलेटर्स को व्यवस्थित किया गया, लेकिन सवाल बन रहा है इनको चलाने वाले अभी तक कागजों में तलाशे जा रहे हैं।
पीएम केयर फंड से हम लोगों को बेल के 8 वेंटिलेटर्स मिले हैं और एगवा के 2 वेंटिलेटर्स मिले हैं। तो पीएम केयर फंड से हमको 10 कुल वेंटिलेटर मिले हैं। टोटल कितने वेंटिलेटर हैं? और टोटल वेंटिलेटर हमारे चिकित्सालय में 22 हैं। सर ये सभी क्रियाशील है? हाँ, सभी क्रियाशील हैं। इनमें से बेल और एगवा के अलावा हमारे पास ज्योति सीएमसी के भी वेंटिलेटर हैं और कुछ माइंड्रे के और शिलर के वेंटिलेटर हैं। ये वेंटिलेटर पहले से विद्यमान मौजूद थे। उधर यूपी में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 12,547 नए केस सामने आए हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा 28,404 संक्रमित ठीक होकर घर लौट आए हैं। दुख की बात यह रही कि यूपी में 24 घंटे में 281 कोविड पॉजिटिव मरीजों की जान चली गई। एक्टिव केसेस की बात करें तो अब 1,77,643 एक्टिव केस हैं और राहत की बात यह कि यह आंकड़ा कई दिनों बाद 2 लाख के नीचे आया है। वहीं कोरोना से अब तक 17,238 संक्रमितों की जान भी चली गई है। और अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे कोरोना के कम होते आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 12 मई के बाद 13 मई, 14 और 15 तीनों का आंकड़ा आप देखिए। जहां 13 मई को 17,000 के पार मामले थे तो 14 मई को गिरावट आई, 15,000 के पार मामले रिपोर्ट किए गए और 15 मई को यह गिरावट और बढ़ गई 12,547। पॉजिटिव केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर रही। यूपी में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। यूपी में योगी सरकार ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार शाम योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। नई गाइडलाइन में प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन बेसिक छोड़कर सभी शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस दौरान जरूरी इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोगों को अस्पताल, राशन और मेडिकल स्टोर की सुविधा मिलती रहेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के साथ प्रदेश के गरीबों को बड़ी राहत दी। सभी रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता देने का फैसला लिया। दरअसल कोरोना संकट के बीच कोरोना कर्फ्यू की मार सबसे ज्यादा इसी वर्ग पर पड़ती है, क्योंकि बाजार बंद है। ऐसे में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज ठप है। इसी को देखते हुए योगी सरकार अब छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों, नाविक, हलवाई, रिक्शा चालकों को 1 महीने के लिए 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 5वीं बार इस कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है यूपी सरकार ने, और खास बात यह कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको हर महीने 1,000 का भत्ता देगी सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा बंदी के कारण जो है, कर्फ्यू के कारण बाजार बंद हैं, तो इन पर मार पड़ रही है। तो ऐसे में किस तरीके से और कब तक इनको ये भत्ता मिलता रहेगा, और क्या आगे भी कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब केसेस में गिरावट आ रही है और इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू को क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे यही वजह है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल की अगर बात करें, तब जो सक्रिय मामले थे कोरोना के 3,10,000 पहुंच गए थे, और जब से फिर कोरोना कर्फ्यू लगा उसका असर ये हुआ कि अब ये 1,77,000 पहुंच गए हैं। तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा से नीचे ही आ गए हैं। इसीलिए कल जब मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ मीटिंग की, उसमें कैबिनेट मंत्री भी थे, राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार भी थे, सबके साथ जब चर्चा की तब एक पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि कैसे यूपी सरकार ने इस कोरोना पर काबू पाया है, कैसे यहाँ पर लगातार मामले कम हो रहे हैं और कैसे WHO ने तारीफ की। उसी में ये भी पॉइंट था कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू है या लॉकडाउन इसको हम कह सकते हैं, उसने काफ़ी मदद की है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल इसमें चर्चा करते हुए कहा कि हम इसे आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा रहे हैं। 17 तारीख तक, कल सुबह तक पहले ये था, और अब इसे बढ़ाकर 24 तारीख तक किया गया, यानी अगले सोमवार तक ये जारी रहेगा पूरे प्रदेश में। लेकिन
जो आवश्यक सेवाएं हैं उस पर कोई भी रोक नहीं रहेगी, वो उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही हैं। साथ ही साथ जिसको वैक्सीनेशन के लिए जाना उसको भी कोई रोक नहीं है, वो आराम से जा सकता है। सोमवार से यानी कल से जो यूपी सरकार है वो 5 और मंडलों में या हम कहें 5 और शहरों में वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। अब कुल 23 ऐसे शहर हो जाएंगे यूपी में जहां पर 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और ये भी तय किया गया कि जो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो रोज़ खाते कमाते हैं, ऐसे लोग ठेले वाले, खोमचे वाले, जो श्रमिक हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ गई है। तो इनको सरकार 1000 रुपये हर महीने अभी देगी, फ़िलहाल इस महीने देगी, और अनाज भी देगी, अनाज अगले महीने भी देगी, और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार मदद करती रहेगी, अकाउंट में पैसे भी डालेगी। देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी हमने देखा था कि यूपी सरकार ने तब जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, तकरीबन 33 लाख इनकी संख्या थी, उनके खाते में 1000 रुपये डाले थे और फिर अनाज भी मुहैया कराया था। इसको फिर इस बार भी कंटिन्यू किया गया है क्योंकि ये लॉकडाउन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब 24 तारीख तक है, हो सकता है कि अगर स्थितियाँ और ठीक होती गई और इसके सकारात्मक परिणाम और बेहतर मिलते रहे, रिजल्ट अच्छे आते रहे, तो इसे और भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया का अगर हम मॉडल उठा के देखें तो कहीं पर भी जब भी कोरोना की फर्स्ट वेव आई हो, सेकेंड वेव आई हो, तो उससे बचने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ा हथियार रहा। अब वैक्सीन भी आ गई है पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस अभी धीमा है, अभी स्लो है, इसीलिए ये लॉकडाउन एक सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए चाहे वो भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें हों, सभी कहीं ना कहीं लॉकडाउन को ही एक हथियार के तौर पर इस बिल्कुल, और चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए, नए संक्रमण की चेन ना बढ़े, इसके लिए दूरी जरूरी है, लोगों का घर में रहना जरूरी है, और कोरोना कर्फ्यू लगाना, इसके सकारात्मक नतीजे सामने आना, इसीलिए ये एक बहुत अहम हथियार कह लीजिए कोरोना से लड़ाई में साबित हो रहा है। यही वजह है कि यूपी में भी 5 बार इसको बढ़ाया जा चुका है और कई राज्य सरकारें भी इस तरह के कर्फ्यू पर काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9 बजे सीएम लखनऊ से नोएडा के लिए रवाना होंगे और यहां कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे। मेरठ में सीएम ICCC का दौरा करेंगे और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद में सीएम कोविड कमांड सेंटर और किसी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम योगी आज रात गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। सोमवार को सीएम योगी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। और चलिए अब आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं कि सीएम योगी किस तरह से पश्चिमी यूपी में अलग अलग जिलों में दौरे के लिए जाएंगे। सुबह 9 बजे 5 कालिदास मार्ग यानी लखनऊ में अपने आवास से अमौसी एयरपोर्ट के लिए सीएम रवाना होंगे। उसके बाद सुबह 10:15 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा, यहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। सुबह 10:30 बजे बोटैनिकल गार्डन हेलीपैड नोएडा पर सीएम का आगमन होगा। सुबह 10:40 से 10:50 के बीच तक नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का वो भ्रमण करेंगे। सुबह 11 बजे नोएडा सेक्टर 16 में NTPC सभा कक्ष में उनका आगमन होगा। सुबह 10 से 12 बजे तक जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बैठक भी है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी एक बैठक करेंगे और फिर 12:30 से 12:45 तक मीडिया ब्रीफिंग होगी। पत्रकारों से रूबरू होंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे सीएम योगी। दोपहर 12:45 से 1:20 तक नोएडा के किसी अस्पताल का वो निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 1:25 पर बोटैनिकल हेलीपैड से मेरठ पुलिस लाइन के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। और इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे, जो कि नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नोएडा में मिनट टू मिनट प्रोग्राम सीएम का क्या रहने वाला है वो हमने अपने दर्शकों को बता दिया बलराम, लेकिन नोएडा की अगर बात की जाए तो आज यहाँ कोविड कमांड सेंटर का जो है सीएम निरीक्षण कर सकते हैं, क्या किसी अस्पताल भी जा सकते हैं, कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोविड का कहर देखने को मिला है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर के कोरोना नियंत्रण को लेकर के जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है इसकी समीक्षा कर रहे हैं। पहले उन्होंने अलीगढ़, मथुरा और आगरा का निरीक्षण किया और आज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा है उनका। सबसे पहले वो नोएडा पहुंचेंगे। यहाँ पर वो एक टीकाकरण बूथ का निरीक्षण करेंगे जो सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में बना हुआ है, और इस वक्त हम उसी बूथ के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से की जा रही हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 11:15 बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद एनटीपीसी गेस्ट हाउस पहुँच के वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गाँव में जिस तरीके से संक्रमण फैला है उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही इसकी रोकथाम के लिए और क्या किया जाए ताकि जो कोरोना महामारी है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से गांव में संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी बेहद चिंतित हैं, और यही वजह है कि वो खुद दौरा करके निरीक्षण कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे लगभग 12:30 बजे, और आधे घंटे मीडिया से बातचीत करने के बाद वो लगभग 1:25 पर बोटेनिकल गार्डन से मेरठ के लिए रवाना होंगे। वहाँ जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और वहाँ का हाल जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरठ से फिर वो पुनः गाजियाबाद आएंगे और वहाँ पर वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। हो सकता है 1-2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे, इसके बाद वो जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता आस्था कि वो सिर्फ यहीं आने के बाद सीधे एनटीपीसी गेस्ट हाउस चले जाएंगे। हो सकता है कहीं औचक निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारी लापरवाह हुए थे वो बातें उनको पता है। यही वजह है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दौरा करना शुरू किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ के बाद कहीं सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई थी तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और ख़ास तौर से आज जिन 3 जिलों में दौरा है आस्था, वो बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो। यहाँ पर कोरोना की स्थिति काफ़ी खराब है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी इन तीनों जिलों में जाकर के अधिकारियों से भी बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने क्या कार्य किया है, और इस महामारी को रोकने के लिए और आगे क्या कदम उठाए जाएं। और जनप्रतिनिधियों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में कोरोना को लेकर के क्या हालात हैं, वहां पर स्थिति क्या है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाकों में अधिकारियों ने क्या कार्य किया है। इसके बाद बिल्कुल अगर बात करें तो अस्पताल का निरीक्षण होगा, वैक्सीनेशन सेंटर पर वो इंतजामों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बलराम। एक बड़ी खबर, अमेठी जिला अस्पताल में बवाल की खबर आ रही है। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टरों को दौड़ा कर पीटा है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की है। पिटाई से एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर तनाव की स्थिति है और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्रॉड डेड अस्पताल पहुंची थी महिला। पुलिस लाइन में तैनात सफाई कर्मचारी की मां की मौत के बाद ये बवाल हुआ है। अमेठी संयुक्त जिला अस्पताल का ये मामला है। जिला अस्पताल में भारी बवाल हुआ है, और देखिए उसके बाद किस तरह की गहमा गहमी अस्पताल के बाहर, वहां पर फोर्स भी तैनात है। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर्स को बुरी तरह से पीटा है, दौड़ा कर मारा है डॉक्टर्स को। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर घुसकर वहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। पिटाई से एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर को चोट भी आई है। जस्ट सूचना मिली कि मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से राउंड लेकर के खुद गया, और जैसे मैं घर पहुँचा तुरंत सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बखेड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि एक मरीज जो है मृत अवस्था में आया था, और जैसे ही उन्होंने उसे देख करके मृत घोषित किया, उनकी परिजन उग्र होकर के अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे और चिकित्सकों के साथ अपहत्ता और मारपीट शुरू कर दी। और अब बड़ी खबर जालौन से। यहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 74 नए केस यहां से सामने आए हैं। 2 लोगों की 74 घंटे में कोरोना से मौत भी हुई है। अब कोरोना मरीजों की संख्या यहां 11,054 हुई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,044 हुई है। अब तक 164 लोगों की कोरोना से यहां पर मौत हो चुकी है। तो जालौन में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की जान चली गई है।
कोरोना मरीजों की संख्या 11,054 अब तक यहां पर रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल जिले में 1044 है। उधर कानपुर से अगली खबर, अवैध असलहे के साथ युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध एसएलआर हाथ में थामे हुए एक वीडियो युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हिस्ट्री शीटर कपिल त्रिपाठी के ग्रुप का सदस्य है ये युवक। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। कल्याणपुर थाने में है पूर्व आपराधिक इतिहास। कल्याणपुर से एक मुकदमे में ये वांटेड भी चल रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने असलहों के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अखां वाले कैमरे ना फोटो तेरी खच के दिल विच रख ली संभाल वे, आपे गल कह के मैनू आपे जीण जोगिया, आपे ही ना जावी किते टाल वे, हैप्पी रहे कोटी कुड़ी मां, अखां वाले कैमरे ना फोटो। वहीं चंदौली के डीएम संजीव सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की हर चुनौतियों से लड़ने के लिए चंदौली तैयार है। डीएम ने यह भी कहा कि मई महीने में कोविड के 15% पॉजिटिव केस घटे भी हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन चंदौली के द्वारा कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन एवं कोरोना कर्फ्यू पर की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसका परिणाम रहा है कि गत अप्रैल माह की तुलना में मई माह में कोविड की पॉजिटिविटी रेट में 13% से अधिक की कमी आई है तथा एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1500 से कम रह गई है। जनपद में संचालित 5 L2 फैसिलिटीज़ में ऑक्सीजन युक्त बेडों की उपलब्धता के साथ ही दवाइयों एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। कोविड सदृश लक्षण युक्त व्यक्तियों के शीघ्र चिन्हांकन के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम एवं बाढ़ निगरानी समिति को सक्रिय किया गया है।